गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज सेबी एक्ट से जुड़े हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में फेमा एक्ट की बात हो गई थी और अब शायद इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बच रहा है, उसके एमसीक्यू भी बात जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक बार ये एमसीक्यूज़ पढ़ लीजिए कि क्या है। 3 एमसीक्यू मैंने लिखे हैं, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं वीडियोस को पॉज करके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेबी को इस्टेब्लिश करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी को क्यों इस्टेब्लिश किया गया, सेबी एक्ट को क्यों बनाया गया, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके हित को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट के लिए ऐसा इसको बनाया गया था क्या। दूसरा, सिक्योरिटी मार्केट को क्या करना है, डेवलप करना है, उसके लिए इसको बनाया गया था क्या। या फिर क्या था कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना है, क्या इसके लिए बनाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए और सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए सेबी एक्ट बनाया गया था। अब 4 सेक्शंस लिखे गए हैं। पहला सेक्शन आपको पता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमिटमेंट, एप्लीकेबिलिटी। दूसरा, डेफिनेशंस। तीसरा देख लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड। और सेक्शन 4 है, मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड। तो सेक्शन 4 से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, जो कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि सेबी बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं। सेबी बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने एक्ट में भी पढ़ा है ताकि सेबी एक्ट में कितने मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं। 9 में कौन होगा, एक तो चेयरपर्सन होगा, एक आरबीआई ऑफिशियल होगा, 2 ऑफिसर्स किसके होते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री। यहाँ पे इस एक्ट में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहा गया है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री है उनको यूनियन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं यूज़ नहीं आता, यूनियन गवर्नमेंट आता है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो 5 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉमिनेट करेगी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 3 कैसे होंगे, फुल टाइम मेंबर्स होंगे। तो टोटल देख लो, 5 2 7 1 8 1 9, क्या टोटल 9 मेंबर्स हो गए क्या, बिल्कुल 9 मेंबर्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी बोर्ड कंसिस्ट 9 मेंबर, आउट ऑफ देम मेंबर्स एटलीस्ट फुल टाइम मेंबर्स। तो कितने कम से कम होने चाहिए, यहीं पे बता दिए कितने मेंबर्स, कम से कम कितने होने चाहिए, 3 मेंबर्स तो क्या है, फुल टाइम होने चाहिए। हो सकता है 2 पार्ट टाइम मेंबर हो, या फिर हो सकता है 5 के 5 भी क्या हो, फुल टाइम मेंबर्स हो। तो ये हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब इससे 20 से 25 क्वेश्चन है, आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन सेबी बोर्ड विच मेंबर्स डीलिंग इन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट और हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कह रहा है कि सेबी में 9 मेंबर थे, तो 9 मेंबर में है ना, जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कौन डील करेगा और किसके पास स्पेशल नॉलेज रहेगी, किसकी, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन की। तो उसमें एक तो चेयरपर्सन था, एक आरबीआई था, क्या इन दोनों के पास रहेगी। एक चेयरपर्सन था, 2 यूनियन मिनिस्ट्री के मेंबर थे, क्या इनके पास रहेगी। एक चेयरपर्सन था, 5 अदर मेंबर्स थे, इनके पास रहेगी, या फिर क्या सभी के पास रहेगी। तो देखिए इसमें जो एक तो कौन था, चेयरपर्सन, और जो 5 अदर मेंबर्स थे जिनमें 3 फुल टाइम मेंबर्स थे, इनके पास क्या रहेगी, इसकी नॉलेज, एक्सपीरियंस रहेगी और ये डीलिंग करेंगे सिक्योरिटी मार्केट प्रॉब्लम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्म ऑफ चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर। चेयरपर्सन और जो उसका होल टाइम मेंबर्स है, 5 में से जो एटलीस्ट 3 थे, उनकी क्या टर्म्स रहेगी। तो इन दोनों की सेम टर्म्स रहेगी। तो क्या रहेगी, तो आपने देखा होगा जनरली हर जगह कितनी आती है, 5 साल आती है, और चेयरपर्सन की जनरली 65 ईयर्स आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में आएगा क्या, 3 ईयर्स। क्या आएगा, 3 ईयर्स आएगा।
तो कितनी होगी चेयरपर्सन और वुल्ड, कितने टाइम तक ये रह सकते हैं, या तो 3 साल तक या फिर 65 साल तक, जो भी जल्दी हो। तो फिर इसमें कौन किसकी बात हो जाएगी, पार्ट टाइम मेंबर्स की बात हो जाएगी, टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम मेंबर्स कहां से आ गए कि जो 5 मेंबर्स थे अदर मेंबर्स, उनमें अगर 3 अगर फुल टाइम वोल टाइम है तो 2 उसमें पार्ट टाइम हो सकते हैं, तो उनका क्या कितना कार्यकाल तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए 365, 368 या 3 इयर्स, नो एज लिमिट। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पार्ट टाइम के लिए वैसे तो 3 साल है, लेकिन अगर उसकी एज की क्या है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इनकी एज लिमिट कितनी है, 65 इयर्स है, लेकिन इसमें क्या है, कोई एज लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या जनरल क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में टर्मिनेट द सर्विस ऑफ किसकी, चेयरपर्सन की और 5 अदर्स मेंबर्स की बाय गिविंग नोटिस लेस देन, कितने महीने का कम से कम उसको नोटिस देगी वो चेयरपर्सन और अदर मेंबर को हटाना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें 3 मंथ्स का नोटिस देती है, या फिर वो क्या कर सकती है, 3 मंथ्स के नोटिस की जगह 3 मंथ्स की उसको सैलरी एंड अलाउंसेस देके और तुरंत उसको क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। या तो 3 मंथ का नोटिस देंगे तो 3 महीने के बाद उसको जाना होगा, या फिर वो उसी दिन उसको क्या करेंगे, 3 महीने की सैलरी और अलाउंसेस दे देंगे नोटिस की जगह, और उसको क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कॉमन क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स को इफ दे, किस कारण से। पहला वही है, अगर पागल हो, अनसाउंड माइंड हो, एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो, कन्विक्टेड ऑफेंस हो, मोरल टर्पिट्यूड हो, और उसको जो भी जनहित में है ना, जो मतलब उनका क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो, पब्लिक इंटरेस्ट खराब हो रहा हो, तो ये सब आंसर आ जाएंगे। अपन हमने सब जगह पढ़ा है, डायरेक्टर के रिमूवल की बात आई थी वहां पे भी, वहां पे यहाँ पे क्या आ जाता था, वहां पे वो डायरेक्टर का खुद का कोई मॉनेटरी उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, उसको रिमूव कर देते थे। नहीं, वहां पे तो ऐसा आ भी नहीं रहा था ना पब्लिक इंटरेस्ट वाला, वहां पे तो ये 3 ही केस आया करते थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है कि रिमूवल का क्या कारण हो सकता है, रिमूवल के ये कारण हो सकते हैं। सेक्शन 4 तक बात कर ली थी, सेक्शन 4 क्या मैनेजमेंट, सेक्शन 5 क्या टर्म्स ऑफ ऑफिस बात कर ली, 65 3 इयर्स और 3 इयर्स और नो एज लिमिट। 6 रिमूवल्स की बात हो गई है। सेक्शन 7 क्या है, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग जनरल बात है, ये क्वेश्चन बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड ही है, अंडर सेक्शन 7 ही है। क्या क्वेश्चन है कि जो ऑल क्वेश्चंस विच कम अप बिफोर बोर्ड डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी वोट, बोर्ड के सामने कोई भी क्वेश्चन आया तो वो मेजॉरिटी से डिसाइड होता है, लेकिन इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, लेकिन अगर वोट्स क्या है, बराबर हो जाए, तो या तो चेयरपर्सन, और अगर चेयरपर्सन नहीं है तो वहां पे जो उस मीटिंग को प्रेसाइड कर रहा है उसके पास पावर होती है एक वोट कास्ट करने की, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने सेकंड वोट या कास्टिंग वोट कहा था, सेकंड वोट या कास्टिंग वोट कहा था। सेक्शन 7A क्या कह रहा है, मेंबर नोट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग इन सर्टेन केसेज। हाँ, तो अगर डायरेक्टर का या फिर वहाँ पे सेबी में जो भी मीटिंग में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उसका कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट है तो वो क्या नहीं कर सकता, मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसको पहले ही डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 8 क्या कहता है, वैकेंसीज नॉट टू बी इनवैलिडेटेड प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। अगर मान लीजिए बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी गलती हुई है तो भी है ना, जो बोर्ड के जो डिसीजंस है ना, उनको क्या नहीं किया जा सकता, इनवैलिड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि बोर्ड हैव सेम पावर एज विच कोर्ट। बोर्ड के जो सेबी बोर्ड है उसके पास कौन से कोर्ट के बराबर पावर है, तो सेबी बोर्ड को किस कोर्ट के बराबर पावर है, सिविल कोड के
बराबर इसको क्या है, पावर है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 देखिए। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि स्कीम कैन बी डीम्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इफ हैव कॉर्पस अमाउंट इक्वल टू और मोर देन। तो सेक्शन 11 AA ये क्या कहता है कि कौन सी स्कीम को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा जाएगा, उसका कोई क्राइटेरिया होगा ना। तो अगर कोई भी स्कीम जिसमें 1000 करोड़ का फंड हो या फिर उससे ज़्यादा का फंड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन 11 क्या है सेबी का, कि सेबी की क्या पावर और फंक्शंस हैं। तो अभी लेटेस्ट, अभी कल की ही बात है 6/5/2022 की, एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स है वो सामने आया है कि उन्होंने क्या किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग की है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि कोई इनसाइड न्यूज आती है कंपनी की, उससे उस कंपनी के भाव बढ़ते हैं। तो वो ना न्यूज क्या है, जनरल पब्लिक के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे टाटा पावर है फॉर एग्जांपल, इसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं क्वार्टरली, तो ये रिजल्ट्स क्या है, बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। या फिर ये कोई नई स्कीम लॉन्च करने वाली है, या फिर इसका किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो ऐसी कोई न्यूज मिलती है जिससे कि वो क्या होता है, वो शेयर बढ़ने वाला रहता है। तो इस टाटा पावर में क्या रहेंगे, इनके कुछ ऐसे मतलब कुछ पर्सन्स ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, इस न्यूज़ को क्या कर देते हैं, इन तक पहुंचा देते हैं। और इन तक पहुंचाने के बाद क्या होता है, इनको पता रहता है कि इस शेयर का भाव बढ़ेगा, तो वो इस शेयर को खरीद लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद बेच देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये अभी क्या हुआ कि कुछ फंड मैनेजर्स ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। तो सेबी क्या कर रहा है, अपने सेक्शन 11 में जो उसके पावर और फंक्शंस है, इसके कंटेस्ट में ये क्या कर रहा है, जो भी एक्सिस म्यूचुअल फंड है उसके बुक्स और क्या डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहा है। हमने जो फेमा एक्ट पढ़ा था तो उनमें शाओमी का केस आया था, वो भी लेटेस्ट ही केस था कि उनका 1,551.27 करोड़ उन्होंने क्या कर दिए थे, फॉरेन में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसमें भी अभी क्या कर रहा है, उसमें ईडी उसमें क्या कर रहा है, वो तो क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन हुआ, तो कौन, एनफोर्समेंट डायरेक्टर उसमें इंस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पे सेबी इंस्पेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एज पर विच सेक्शन सेबी बोर्ड रेगुलेट और प्रोहिबिट टू इशू प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजिंग सॉलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो इसके लिए तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि सेक्शन 11 ये कहता है कि सेबी क्या कर सकता है, जो प्रोस्पेक्टस ला रहा है उसको रोक सकता है या फिर उसको रेगुलेट कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 11A पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 11B पावर टू इश्यू डायरेक्शन, सेबी किसको डायरेक्शन इश्यू कर सकता है, जो भी उसके सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड कंपनीज है उनको। 11C इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जो कि ये कर रहा है, सेबी इंस्पेक्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। और 11D क्या कर सकता है, सीज एंड डेसिस्ट प्रोसीडिंग्स। अगर है ना, जो किसी ने क्या किया है, किसी पर्सन ने वायलेट किया है प्रोविजंस का, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है उसको वायलेशन के रोकने के लिए। ठीक है, आया समझ में सेक्शन क्वेश्चन 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 14 वही अभी जो हमने जो सेक्शन पढ़ा था 11C इन्वेस्टिगेशन, उससे रिलेटेड। इफ बोर्ड हैव रीजनेबल ग्राउंड, अगर बोर्ड को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो ही में इशू ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को, वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी में कीप बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स फॉर ए पीरियड। जिसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिस पर्सन का, जिस इंटरमीडिएट का, जिसका
कंपनी का किसी का भी जो कर रहा है, तो वो उसके है ना जो रिकॉर्ड्स और बुक्स को कितने टाइम के लिए अपने पास में रख सकता है। वो इंस्पेक्शन करने वहाँ पे गया तो वो वहाँ से क्या कर सकता है, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट जो भी उसको ज़रूरत की चीज़ें वो वहाँ से उठा के ला कहाँ अपने ऑफिस में ले जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक पीरियड है, कितना पीरियड है, वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए क्या कर सकता है, इनको रख सकता है। इसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, वापस कंपनी को देना पड़ेगा। हाँ, अगर उसको रिक्वायर है तो वो वापस मंगवा सकता है, लेकिन एक बार वो कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए अपने पास रखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सेबी को ग्रांट कौन देता है। तो सेबी में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ इसमें कर रही है, तो इसमें ग्रांट भी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा अंडर सेक्शन 13। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ऑल ग्रांट्स फीस एंड चार्जेस, ग्रांट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई वो, और जो भी ये ट्रांजैक्शन पे इनके फीस और चार्जेस होते हैं जो सेबी करता है, वो क्रेडिटेड टू विच फंड, कौन से फंड में वो क्रेडिटेड होता है। तो ध्यान रखिए, एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जनरल फंड होता है, क्या कहते हैं उसको, जनरल फंड कहते हैं। तो इस फंड में क्या होता है, ये जो भी चार्जेज या जो भी फीस मिली है वो और ग्रांट्स, ये सब कहाँ पे क्रेडिट होती है, यहाँ पे क्रेडिट होती है। पर इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि अगर पेनल्टीज की बात कर लें, इसको जो भी पेनल्टीज मिली है वो कहाँ क्रेडिट होगी, इसका सेक्शन 15JA है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पेनल्टी मिलती है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखे हैं कि अगर फीस और चार्जेस और ग्रांट्स तो कहाँ जाएगा, सेबी के जनरल फंड में जाएगा, और जो अगर मान लीजिए पेनल्टीज है वो कहाँ जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से क्या है, सेट के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें अपेलेंट ट्राइब्यूनल, जिस भी एक्ट में अपेलेंट ट्राइब्यूनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अपील्स, फर्दर किसके पास अपील्स कर सकते हैं। तो वैसे तो ये 3-4 एक्ट्स में ही है, बाकी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं क्या है, इनको कंसोलिडेटेड करके आपको यहाँ पे एक चार्ट में आपको मैं बना रहा हूँ, उसको बताने की कोशिश करूँगा कंपैरिजन से, ताकि है ना जो कंपैरिजन से क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और क्वेश्चन आएगा बड़ी इजीली भी हो जाएगा। तो एक तो क्या क्या बनाया है मैंने, एक तो जो अपेलेंट ट्राइब्यूनल है उसमें अपील कि किसी ने एग्रीव्ड पर्सन हुआ, किसी ने ऑर्डर दिया, तो फिर वो आगे किसके पास अपील कर सकता है, फिर वहाँ से किसके पास अपील कर सकता है, उनके सेक्शंस क्या है, उनके बीच टाइम पीरियड्स क्या है, और अपेलेंट ट्राइब्यूनल्स में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स का नाम क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका रिमूवल रेजिग्नेशन क्या है, उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, उस बारे में मैं एक तैयार कर रहा हूँ। वो भी आपको जल्दी ही मैं उसका वीडियो भी एक अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेट का मतलब देखिए, बाकी सब जगह 80 लिखा हुआ अपेलेंट ट्राइब्यूनल, लेकिन सेबी में इसको सिक्योरिटीज अपेलेंट ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो वही बात आ रही है, क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और वो कौन करता है, एज सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंग्स फिट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो कितने मेंबर्स इसमें वो कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। तो 3 मेंबर, जिसमें एक तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा जिसको रजिस्ट्रार कहेंगे, और एक टेक्निकल मेंबर होगा जिसको सेक्रेटरी कहेंगे। अब इनसे जुड़े हुए तीनों से, इनकी क्वालिफिकेशन से, इनके टर्म्स से, तो मैं क्वेश्चन के रूप में नहीं पढ़ाता हूँ आपको, मैं एक चार्ट के रूप में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में भी वही बात है, चार्ट में क्या है, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा तो और इजीली हमें याद रहेगा। तो इसके बाद में मैं इनसे रिलेटेड एक चार्ट बना रहा हूँ, देखिएगा आप। अब इस चार्ट की और स्पेशल आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। मैं पहले भी बताया आपको कि अगर अपेलेंट ट्राइब्यूनल है तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है।
तो ये हमने 3 मेंबर्स की बात की थी, एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर था, एक जुडिशियल मेंबर था और एक टेक्निकल मेंबर था, 3 सेट के मेंबर्स थे। तो सबसे पहले प्रेसाइडिंग ऑफिसर की बात कर ले कि कौन प्रेसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है, उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो बन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है तो भी बन सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं है तो हाई कोर्ट में जज हो कितने सालों के लिए, 7 सालों के लिए, कम से कम 7 साल उसने क्या है हाई कोर्ट में एज ए जज उसने क्या है काम किया हो, तो वो क्या है सेट का प्रेसिडिंग ऑफिसर बन सकता है। जुडिशियल मेंबर के लिए हाई कोर्ट में कम से कम कितने 5 साल जिसने काम किया वो एज ए जुडिशियल मेंबर अपॉइंट हो सकता है। और टेक्निकल मेंबर के लिए कोई भी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या फिर उसके इक्विवेलेंट पोस्ट हो, किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो क्या है टेक्निकल मेंबर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये पहले हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अपॉइंटमेंट हमेशा कौन करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अपॉइंटमेंट तीनों में कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। लेकिन पहले और सेकंड केस में ये अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन कंसल्ट करेगा किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके प्रेसिडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर को क्या है अपॉइंट किया जाता है। जबकि अगर टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी एक होगी, बनाएगी, उसका जो रिकमेंडेशन होगा उसके बेसिस पे टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करेंगी। और इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में 4 मेंबर्स होते हैं। पहला जो सेट का प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का, और 3 इसमें सेक्रेटरी होंगे। एक सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, दूसरा होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का, और तीसरा सेक्रेटरी होगा लॉ डिपार्टमेंट का या फिर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का। मतलब इकोनॉमी, फाइनेंस और लीगल, इन तीनों के एक एक सेक्रेटरी होंगे और एक इसका प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा। ये सब मिलके क्या सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और वो रिकमेंडेशन के उसके आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करेगा। तो पहला क्वालिफिकेशन, दूसरा अपॉइंटमेंट, तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन। ये तीनों ही कंडीशन है। इन तीनों ही कंडीशन में क्या है कि कोई भी बोर्ड का मेंबर हो, अगर कोई भी सेबी के बोर्ड में काम कर रहा हो या फिर IRD में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहा हो, PFRD पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में, या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट हो, ये चारों, अगर मान लीजिए कोई सेबी बोर्ड का मेंबर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सेबी में, या फिर इनका कोई वो हो इनका मेंबर हो, तो ये जब तक है ना जो अपॉइंट कब तक नहीं हो सकते सेट में, विथिन 2 years ऑफ सीजेज होल्ड ऑफिस। मतलब इन्होंने ऑफिस से अपने क्या है ऑफिस से ये छोड़ दिया हो, रेजिग्नेशन दे दिया हो, या फिर क्या कर दिया है इन्होंने मतलब रिटायरमेंट कुछ भी ऐसा किया हो कि ये आगे एलिजिबल हो, तो ऑफिस छोड़ने के 2 साल के बाद ये क्या कर सकते हैं सेट में आके क्या हो सकते हैं अपॉइंट हो सकते हैं, उसके पहले नहीं हो सकते। टर्म्स की बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये टर्म्स यहाँ पे क्या है 5+5 है। पहले 5 साल के लिए ये अपॉइंट होगा, फिर 5 साल के लिए वापस रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो प्रेसिडिंग ऑफिसर के लिए क्या है 5 और 68 ईयर्स, और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स के लिए क्या है 5 ईयर्स और 62 ईयर्स, जो भी पहले हो। तो ध्यान रखिएगा, यही अपने को ध्यान रखना है सेट का। अब जैसे आप बोर्ड में आपने पढ़ा, बोर्ड में क्या था अभी हमने पढ़ा कि 3 ईयर्स और क्या था 65 ईयर्स था। किसके लिए था जो चेयरपर्सन था और जो 3 क्या थे वोल टाइम मेंबर्स थे, और 2 मेंबर्स जो पार्ट टाइम थे उनके लिए क्या था, उनके लिए भी 3 ईयर्स था, लेकिन उनके लिए अपर एज लिमिट कोई थी नहीं। तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो आपको एक तो क्या करना है कि एक्ट का कंपैरिजन कर लेना है, दूसरा अदर एक्ट से क्या है अपेलेंट ट्राइब्यूनल का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होगी 568, 562 और इसकी भी 562। रेजिग्नेशन की बात करें तो हमेशा बताया जिसने अपॉइंट किया उसको रेजिग्नेशन किसको देंगे, तीनों ही केस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड रिटन रेजिग्नेशन देंगे।
और इसको रिमूवल की बात कर ले तो रिमूवल वही है, अगर अनसाउंड माइंड हो, एडजुडेंट इंसॉल्वेंट हो गया हो, या फिर अगर उसने कोई मोरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस कर दिया हो, तो इस कंडीशन में इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव इनको कर सकती है। अब अपील्स की बात कर लेंगे। जैसे फेमा में एक चार्ट पढ़ा था, वैसे अपील्स का भी एक आपको चार्ट बढ़ा देता हूँ। बस यहाँ पे अपना एक्ट क्या है, एक्ट के MCQ ख़त्म हो जाएंगे, वो एक आपको चार्ट पढ़ा देता हूँ, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अभी एक चार्ट किससे रिलेटेड है, अपील से रिलेटेड है, कि कोई भी पर्सन है वो बोर्ड से, सेबी के बोर्ड से परेशान हुआ, सेबी के बोर्ड का ने जो ऑर्डर दिया उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, या फिर एजुकेटिंग ऑफिसर या अथॉरिटी से सेटिस्फाई नहीं है, PFRDA, IRDA, इनके ऑर्डर से अगर कोई पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो सेट में जा सकता है। इसके लिए कितना टाइम है, 45 डेज प्लस एक्स्ट्रा 45 डेज किसके लिए, कोई सफिशिएंट को जो जिसकी वजह से वो जा नहीं पाया था, तो वो सेट में जा सकता है। ये सेक्शन 15T, सेट का T और ये T। सेट से ऑर्डर से भी वो क्या सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसके लिए 60 डेज प्लस 60 डेज सफिशिएंट को, इसके लिए 15Z। ये बात होगी। तो एग्रीव्ड पर्सन क्या करेगा, तो सेट के पास चला जाएगा, सेट से नहीं है सेटिस्फाई तो सुप्रीम कोर्ट से। 45 डेज कहाँ से गिने जाएंगे, यहाँ पे तो बोर्ड इनके ऑर्डर से 45 डेज, यहाँ पे 60 डेज कहाँ से गिने जाएंगे, सेट के ऑर्डर से 60 डेज के अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। दूसरा भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि ये क्या करे, एग्रीव्ड पर्सन बोर्ड का ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्ट क्या कर सकता है, ये डायरेक्ट है ना, जो एग्रीव्ड पर्सन इधर नहीं जाके डायरेक्ट इधर भी जा सकता है, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 20। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया तो फिर आगे जाने के लिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनल ऑप्शन इसका ऑर्डर क्या है, फाइनल होगा, उसके बाद कहीं पे भी ये नहीं जा पाएगा। यहां से यहां जाने के लिए कोई टाइम पीरियड दिया हुआ तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही टाइम पीरियड यहाँ पे एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये टाइम पीरियड में भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसके बारे में कोई आपको अश्योरिटी नहीं दूंगा, पर यहाँ पे कोई टाइम पीरियड दिया हुआ नहीं है, जनरली ये टाइम पीरियड ले सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ कंप्लेन बोर्ड के पास आई, इनके पास आई, तो डिस्पोज ऑफ के लिए कितना टाइम है, इनके लिए कोई टाइम नहीं दिया हुआ। जबकि सेट में को क्या कहा गया है कि आपके पास जो कंप्लेन है उसको 6 महीने के अंदर क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। यहाँ पे इनके पास कोई टाइम बाउंड नहीं है, सेट के पास टाइम बाउंड है 6 मंथ, सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आया चार्ट समझ में, ये और पहले वाला चार्ट ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सेक्शन 16 किसके साथ डील करता है, तो सेक्शन 16 में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू की है सेबी को, उससे रिलेटेड सेक्शन 16 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीड द बोर्ड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ ड्यू टू विच रीजन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेबी बोर्ड को क्या कर सकती है, हटा सकती है अंडर सेक्शन 17। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने मंथ तक हटा सकती है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। तो उसके रीजंस हो सकते हैं कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई हो, या फिर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस का कंप्लाई नहीं किया हो, या फिर इनकी जो ड्यूटीज और फंक्शन है उसको इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया हो। तो इन तीनों वजह से क्या कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अंडर सेक्शन 17 बोर्ड को क्या कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनको नया बोर्ड बनाना पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए बोर्ड को सुपरसीड कर दिया तो पावर किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चली जाएगी। तो एक तो ये क्वेश्चन है, और उसके बाद स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, तो वो कर लेंगे तो ये अपना एक्ट खत्म होने की ओर आ रहा है। तो ये अब एमसीक्यू के एंड की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2019 जो भी हो आप लिख लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस में एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स, उसके में हाउ मैनी जज रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि स्पेशल कोर्ट्स में आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात कर लीजिए, यहाँ पे बात कर लीजिए, मैं देखता हूँ और कहाँ कहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स है।
जनरली ज़्यादा जगह नहीं है, शायद यहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ही है, तो वहाँ पे जज कितना रहेगा, केवल स्पेशल कोर्ट में एक ही जज रहता है और ये अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके कंकरेंस से? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंकरेंस से ये क्या करती है, इसको अपॉइंट करती है जज को। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि ये सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होना चाहिए, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होना चाहिए। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशन सेबी 29 सेक्शन 30। वहां पे फेमा में रूल्स कौन बना रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशन कौन बना रहा था? ईडी। और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वही सेक्शन 17 में बात की थी कि अगर बोर्ड को सुपरसीड कर दिया तो पावर किसके अंडर में आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर सारे डिसीजंस कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो ये यहाँ पे हमारे क्या है, सेबी एक्ट से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।